Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the class of Artificial Intelligence. हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग वाले हिस्से में अपने सिलेबस के मौजूद हैं, जिसमें से हम रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इन्फ्रेंस के मुख्तलिफ जो रूल्स हैं वो पढ़े और उसकी एक एग्जांपल हमने देखी। तो बुनियादी तौर पे जो ये डिडक्शन का मैकेनिज्म है इन्फ्रेंस के थ्रू, इसमें हमें चूंकि बहुत सारे इन्फ्रेंस के रूल्स अप्लाई करना पड़ते हैं, तो बड़े सिस्टम्स में चूंकि ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें प्रूफ तक पहुंचने के लिए जो है इतना बड़ा ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो हिंड्रेंस पैदा करता है और हमारे लिए फिजिबल नहीं रहता कि हम जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं उसमें डिडक्शन के ये जो मैकेनिज्म्स हैं इनको इस्तेमाल करें। तो इसका एक मुतबादल जो हमारे पास हल है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम किसी भी जो फैक्ट है उसकी ट्रूथनेस को चेक करने के लिए हम असर्शंस को यूज करते हैं, असर्ट करते हैं। और इसमें एक ही हमारे पास रूल है, वो रूल ये कहता है इफ वी नो दैट अल्फा और बीटा इज ट्रू एंड वी आल्सो नो दैट नॉट बीटा और गैमा इज ट्रू, so we can assert that alpha or gamma is also true. अगेन हमारा जो रेजोल्यूशन रूल है वो ये कहता है if we know that alpha and beta is true and we also know that not beta or gamma is true, so we can assert that alpha or gamma is also true. So हम इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल हमने बनाया है जिसमें अल्फा बीटा और गैमा की जो हमारे पास टू रेज टू द पावर 3 टोटल जो वैल्यूज़ हैं, यानी 8 उसकी जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो लिए गए हैं। पहले में तीनों फॉल्स हैं, फिर 2 में फॉल्स और 1 में ट्रू, फिर अल्फ़ा ट्रू और अल्फ़ा और गैमा फॉल्स और बीटा ट्रू, फिर अल्फ़ा फॉल्स और दोनों बीटा और गैमा ट्रू, फिर अल्फ़ा ट्रू और बीटा और गैमा फॉल्स, फिर अल्फ़ा ट्रू बीटा फॉल्स और गैमा ट्रू, फिर अल्फा और बीटा ट्रू और गैमा फॉल्स और फिर तीनों ट्रू। तो ये टोटल 8 जो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी ट्रुथ वैल्यूज की वो लेकर आगे हमने नॉट बीटा का कॉलम कैलकुलेट किया है, बीटा पर निगेशन लगा दी, उसके बाद अल्फा और बीटा को हमने डिस्जंक्ट कर लिया यानी अल्फा और बीटा कर लिया, इसकी वैल्यूज निकाली, फिर नॉट बीटा और गैमा निकाला, उसकी वैल्यूज निकाली, उसके बाद अल्फा और गैमा निकाला। तो हमारे पास जिन जिन हिस्सों में ट्रू वैल्यूज आती है उनको अगर हम एनसर्कल कर लें तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन रूल के मुताबिक ये हमारा जो रूल है रेजोल्यूशन का असर्शन, यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू पेश कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने जो फैक्ट्स होते हैं उनको इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है कि पहले वो डिसजंक्शंस की हालत में होते हैं, यानी ऑर्स की हालत में उनको इकट्ठा किया हुआ होता है, और उसके बाद उनकी कंजंक्शन की हुई होती है, यानी उनको एंड्स की सूरत में इकट्ठा किया हुआ होता है। और हमारा जो रेजोल्यूशन रूल है वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि तमाम जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, जो हमारे पास फैक्ट की स्टेटमेंट्स हैं, उनको पहले हम CNF में कन्वर्ट करें, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि A और B ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट स्टार्ट बीटा B और नॉट C ब्रैकेट क्लोज एंड D, these are the examples of our CNF। इसमें आप देखें कि A और B को आपस में और से जोड़ा गया, B और नॉट C को R से जोड़ा गया, और D जो है वो इक्विवेलेंट है D और नॉट D के। सो इन तीनों जो हमारे पास फैक्ट्स हैं इनके दरमियान फिर आपस में एंड स्टेटमेंट जो है वो एंड ऑपरेटर से इनको जोड़ा गया है, यानी इनको कंजंक्ट किया गया है। तो हमारा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में वो कंजंक्शन से बना होता है, और जो उसका इंटरनल यूनिट्स होते हैं वो क्लासेस कहलाते हैं, और क्लासेस जो होती हैं ये डिसजंक्शन से बनी हुई होती हैं। तो क्लास जो होती है ये किसी भी चीज़ की डिसजंक्शन कहलाती है, जैसे B और नॉट C है। और ये याद रखें कि क्लासेस जो होती हैं ये जिन यूनिट्स से मिलकर बनती हैं उनको लिटरल्स कहते हैं। लिटरल कोई भी वेरिएबल हो सकता है,
या निगेशन ऑफ अ वेरिएबल हो सकती है। सो हमने कोशिश करनी है कि हमने अगर कोई एक्सप्रेशन बनाना है जहाँ निगेशंस जो हैं मौजूद हैं, तो उनको आपस में जितना टाइट रख सकें निगेशंस को कोशिश करें कि उतना टाइट करें उनको। उसके बाद उनको ऑर्स के साथ जोड़ें और आखिर में हम एंड्स के साथ उनको जोड़ लेते हैं। सो ये जो हमारी अरेंजमेंट है कि पहले हमारे पास लिटरल्स मौजूद हैं, उनको हमने डिसजंक्ट कर लिया यानी ऑर्स के साथ जोड़ लिया, और फिर बाद में उनको एंड्स के साथ हमने कंबाइन कर लिया। इसको कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या CNF कहते हैं। ये आपने बुनियादी तौर पे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी आपने इसका एक फ्लेवर पढ़ा होगा, जहां आपने पुश डाउन ऑटोमेटा और हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसके जो लेक्चर्स हैं उसमें आपने कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को भी डिस्कस किया होगा। तो इसमें हमारे पास जो फिक्रा होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, उस फिक्रे में हर जो क्लास होती है वो एक रिक्वायरमेंट होती है, और अगर पूरी स्टेटमेंट को आपने ट्रू साबित करना है या सेटिस्फाई करना है तो हर क्लास को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हर क्लास का सच साबित होना जरूरी है, तो फिर ही जाके आपका पूरा फिक्रा या सेंटेंस जो है वो सच साबित होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता है कि एंड स्टेटमेंट जो होती है, लॉजिकल एंड जो ऑपरेटर है, वो बुनियादी तौर पे जो बूलियन ज़रब है उसके मुताबिक होता है। एंड ऑपरेटर जो है उसमें रिजल्ट उसी सूरत में ट्रू आएगा जब आपके पास तमाम वैल्यूज जो हैं वो अंडरलाइन क्लासेस में ट्रू हैं। इसके बाद CNF में अपने फिक्रे को कन्वर्ट करने के कुछ तरीके हैं। जिस तरह हमारे पास इम्प्लीकेशंस हैं, तो उसमें हमने इम्प्लीकेशंस में से एरोस को रिमूव कर देना है। तो हमें पता है कि इफ ए देन बी, यानी इफ ए देन बी वाला अगर हमारे पास फिक्रा आ जाए तो ये है ए इम्प्लाइज बी, यानी इफ ए इज ट्रू देन बी इज आल्सो ट्रू। इसको हम जो है इसका इक्विवेलेंट वो जो डिसजंक्शन की सूरत में वो ये बनता है नॉट ए और बी, यानी इफ ए देन बी को हम लिख सकते हैं नॉट ए और बी। इसी तरह से अगर हमारे पास निगेशंस आ गई हैं, बाहर निगेशन मौजूद है, तो उस पर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए और उनको जो है निगेशंस को ब्रैकेट्स के अंदर ले जाइए डी मॉर्गन का कानून लगाकर। तो डी मॉर्गन का लॉ आपने पहले से पढ़ा हुआ है, नॉट ए और बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट ए एंड नॉट बी। इसी तरह से ए एंड बी, इसका नॉट जो है निगेशन इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ ए और निगेशन ऑफ बी। इसी तरह से आपके पास एसोसिएटिविटी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर्स हैं, उसमें अगर आपके पास बी एंड सी अंदर है और उसके बाहर डिसजंक्शन लगी हुई है ए के साथ, तो उस ए को जो है आप अंदर ले जाइए, जैसे ए और बी एंड सी, इसको आप ए और बी एंड ए और सी जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यू कैन डिस्ट्रीब्यूट और ओवर एंड। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ए और बी एम्प्लॉयज सी एम्प्लॉयज डी, ये हमारे पास एक फिक्रा है। इसको हमने कोशिश करनी है कि इसको CNF में कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो पहली इम्प्लीकेशन है बाहर वाली, इस इम्प्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए हमने ए और बी पे निगेशन लगा दी, दरमियान में और ऑपरेटर लगाया, और अंदर वाली जो इम्प्लीकेशन थी उसमें को भी हमने इक्विवेलेंट में नॉट सी और डी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ए और बी, इसकी निगेशन पर डी मॉर्गन लॉ लगाया और इसको हमने लिख दिया नॉट ए एंड नॉट बी। इसी तरह से जो हमारे पास अगला फिक्रा है वो वैसे का वैसे ही रहा। इसके बाद हमारा जो ये और ऑपरेटर है, इसको हमने क्या किया है, और ऑपरेटर को अंदर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नॉट सी और डी, इसको हमने पहले ए के साथ और किया, फिर ये दरमियान वाला एंड रहने दिया और फिर नॉट बी के साथ और कर दिया। तो इसमें हमारे पास जो फिक्रा बना है, ये देखें कि इसके अंदर तमाम और ऑपरेटर्स मौजूद हैं दोनों तरफ, और दरमियान में एंड ऑपरेटर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो ऊपर वाला अपना सेंटेंस था उसको CNF में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमारा जो तीसरे नंबर पे सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, नॉट ए और नॉट सी और डी एंड नॉट बी और नॉट सी और डी। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए और बी implies
सी एम्प्लॉयज डी। उसके बाद एक रेजोल्यूशन का तरीकेकार हमारे पास है यूजिंग रेफ्यूटेशन मेथड। रेजोल्यूशन रेफ्यूटेशन जो है ये प्रूफ स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है। जैसे आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो है रिडक्शो एंड अपसर्डन थ्योरम जो है वो पढ़ा था, यानी इसको उर्दू में तरीका बुरहानुल खल्फ भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन के जरिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपनी बात को। इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि तमाम सेंटेंसेस जो हैं उनको CNF में लिख लिया जाता है और हमारा जो डिज़ायर्ड कंक्लूजन होता है उसको हम शुरू से निगेट कर लेते हैं, यानी पहले अपनी बात को गलत कह देते हैं, उसके बाद जितने भी फिक्रे हमने CNF में लिखे हैं उन पर रेजोल्यूशन रूल्स लगाते जाते हैं, और जब हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है अपने सपोजिशन की, जो हमने जो है उसको शुरू में सपोज किया था, जब हम उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं तब हम ख़त्म कर लेते हैं, या फिर हम कोई रूल अगर नहीं आगे मजीद लगा पाते तब भी हम अपने प्रूफ को वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अगर हम शुरू में जो हमने अपने कंक्लूजन को निगेट किया था उसकी कंट्राडिक्शन पे किसी तरीके से पहुंच जाएं, तो फिर हम एक्सियम्स को इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन था, जो हमने शुरू में जिसको सपोज किया था कि वो फॉल्स है, वो कंट्राडिक्ट हो रहा है, लिहाजा हमारा जो पहला फैक्ट है वो ट्रू है। इसको रेजोल्यूशन बाय रेफ्यूटेशन भी कहते हैं। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं और इनको हमने गिवन को फिर प्रूव करने की कोशिश करनी है। तीन हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ्स जो हमारे पास मौजूद हैं। पहली है P implies Q, Q implies Q। दूसरी है P implies R और तीसरी है not R implies not Q। इन तीनों को हम अलग अलग CNF में कन्वर्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है P implies Q implies Q, तो इसमें P implies Q को पहले हम इक्विवेलेंट not P और Q में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अगली इम्प्लीकेशन को फिर हमने ख़त्म किया, नॉट P और Q की निगेशन ले ली और Q के साथ जो है डिसजंक्ट कर दिया। फिर हमने ये जो निगेशन थी इसको हमने डी मॉर्गन के कानून के तहत अंदर निगेशन को शिफ्ट कर दिया। निगेशन ऑफ P को दोबारा निगेट किया तो वो निगेशन ख़त्म हो गई, P एंड नॉट Q आ गया और Q आ गया। उसके बाद आपको पता है कि बाहर और ऑपरेटर मौजूद है, अंदर एंड ऑपरेटर मौजूद है, तो आर को और ऑपरेटर को एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, P और Q को और कर लीजिए और नॉट Q और Q को और कर लीजिए। तो किसी भी फैक्ट को आप उसकी निगेशन के साथ जब और करते हैं तो वो फैक्ट ख़त्म हो जाता है और नलिफाई हो जाता है। तो हमारे पास जो पहली इम्प्लीकेशन है उसका इक्विवेलेंट हमारे पास कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आ गया, P और Q। उसके बाद दूसरी जो इम्प्लीकेशन है P implies R, वो आ गई नॉट P और R। इसके बाद हमारे पास तीसरी इम्प्लीकेशन थी नॉट R implies नॉट Q। इसको भी हमने जो हमारे पास इक्विवेलेंट डिसजंक्शन है उसमें हमने R और नॉट Q में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारी तीनों जो शुरू में गिवन चीज़ें हैं वो CNF में कन्वर्ट हो चुकी। आगे चलते हैं। हमारे पास अब गिवन है P और Q इज ट्रू, नॉट P और R इज ट्रू, नॉट Q और R इज ट्रू। तो हमने प्रूव ये करना है P और Q इज ट्रू, P implies R इज ट्रू, Q implies R इज ट्रू। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें अगर हमने R को प्रूव करना है तो सबसे पहले हम अपने कंक्लूजन को निगेट कर लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट R इज ट्रू। तो हम शुरू में सपोज कर लेते हैं दैट R इज नॉट ट्रू। यही रेफ्यूटेशन की स्टार्टिंग होती है। याद रखिए, बाय कंट्राडिक्शन जब भी आप किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो पहले उस फैक्ट को शुरू में निगेट कर लिया जाता है। तो यहाँ हमने इसको निगेट कर लिया, कह दिया कि R इज नॉट ट्रू। आगे चलते हैं। हम रूल नंबर 1 और 2 पर रेजोल्यूशन रूल लगाते हैं। P और Q ये हमें पता है कि ट्रू है, एंड वी आल्सो नो दैट नॉट P और R। तो इससे हम Q और R को जो है वो रेजोल्यूशन रूल से ट्रू कर लेते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 और 4 जो है इस पे हम कह देते हैं नॉट P और R
ये ट्रू है और हमें पता है नॉट आर भी मौजूद है, तो इससे हम आर को आर नॉट आर के साथ नलिफाई कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास नॉट पी। उसके बाद रूल नंबर 3 और 4 जो है, इसको भी हम आर के साथ आर को नॉट आर के साथ नलिफाई करके हम कह देते हैं नॉट क्यू। जब हमें पता है क्यू एंड आर इज ट्रू एंड वी नो दैट पी इज नॉट ट्रू एंड क्यू इज नॉट ट्रू, सो हमें पता है कि पी भी ट्रू नहीं है, क्यू भी ट्रू नहीं है, तो फिर रूल नंबर 5 और 7 आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्यू ट्रू ना भी हो तो उसके को आर के साथ अगर डिसजंक्ट कर लिया है तो वो तो ट्रू होगा। तो इससे हमें ये साबित हुआ कि आर ट्रू है, लेकिन हमारा शुरू में सपोजिशन था कि आर ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो आ गई कि आर हमने ट्रू साबित कर बैठे हम, जबकि हमने सपोज किया था कि आर ट्रू नहीं है। तो यहाँ हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो जब कंट्राडिक्शन आ जाए तो हम कह देते हैं कि हमारा सपोजिशन ही गलत था और आर जो है वो सच में ट्रू है। तो इस तरह से हम अपनी जो एक स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के जो मल्टीपल वेज हैं वो भी इख्तियार कर सकते हैं, जैसा कि ये दो टेबल्स आपको दिखा रहे हैं कि शुरू में हमने आर को सपोज कर लिया कि इट इज़ नॉट ट्रू। उसके बाद हमने रूल नंबर 3 और 4 को इस्तेमाल करते हुए आर को आर के साथ निगेट कर लिया, क्यू इज़ नॉट ट्रू। फिर हमने रूल नंबर 1 और 5 को यूज़ कर लिया, क्यू को क्यू के साथ निगेट कर लिया और सिर्फ पी को ट्रू कर लिया। जब हमें पता है कि पी ट्रू है तो नॉट पी और आर में फिर आर भी ट्रू होगा, तो आर और आर जो है ये आपस में कंट्राडिक्ट हो गए। इसी तरह से दूसरी तरीके में हमने ये किया कि आर को नॉट ट्रू कह दिया और रूल नंबर 1 और 2 पर रेजोल्यूशन रूल लगाकर क्यू और आर को ट्रू कह लिया। फिर रूल नंबर 2 और 4 पर हमने आर और आर नेगेटिव ऑफ आर को निगेट करके नलिफाई कर दिया, तो नॉट पी कहा। इसी तरह से रूल नंबर 3 और 4 में आर और नॉट आर को नलिफाई करके नॉट क्यू कहा, तो फिर रूल नंबर 5 और 7 के मुताबिक हमारा आर भी ट्रू साबित हो गया। तो एक ही जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रूव करने के मल्टीपल तरीके भी हो सकते हैं। कोई तरीका लंबा हो सकता है और कोई तरीका मुख्तसर भी हो सकता है। इसी तरह से ये भी दो मुतबादल तरीके दिखाए गए हैं इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के। तो हम अपने जो रूल्स होते हैं उनको किसी भी आर्डर में, किसी भी तरतीब में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा तरतीब तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ रूल्स ऑफ थम्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला है यूनिट प्रेफरेंस। यूनिट प्रेफरेंस में ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले उस क्लास को चुनें जिसमें एक ही लिटरल मौजूद है, और जब एक ही लिटरल हमारे पास मौजूद है तो उससे कोशिश करें कि हम अपनी क्लासेस को शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएं। फिर दूसरा रूल ये है सेट ऑफ सपोर्ट। सेट ऑफ सपोर्ट से मुराद ये है कि आप सबसे पहले उन क्लासेस को पकड़ें जिनको आप प्रूव करना चाह रहे हैं, और रेजोल्यूशन उसको पकड़ें जिसमें आपका निगेटेड गोल मौजूद है, यानी जिसमें जिस फैक्ट को आपने निगेट किया है वो जिस रेजोल्यूशन में मौजूद है उसको पकड़ें, और वही आपकी रेलेवेंट क्लासेस हैं और उससे हम अपने सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो रीजनिंग है उसमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ी, फिर हमने लॉजिक के मुख्तलिफ जो है तरीक़ेकार वो पढ़े, फिर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस पढ़े हमने, फिर इन्फ्रेंस की एग्जांपल देखी, फिर हमने रेजोल्यूशन थ्रू रेफ्यूटेशन देखी, उसमें सीएनएफ को हमने देखा, और सीएनएफ को फिर हमने प्रूफ जो है उसको इस्तेमाल भी किया एक एग्जांपल में। तो हमारा जो रीजनिंग का हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा जो इस कोर्स का नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग का हिस्सा है वो हमारा इस लेक्चर पे यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग में आपको जो हकाइक पेश किए गए हैं वो आप समझ गए होंगे, और आगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में ये बतौर नॉलेज बेस आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर से फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।